आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अगेन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रेडिएशन। ठीक है, बट रेडिएशन समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हीट ट्रांसफर एक्चुअली क्या होती है, राइट। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले जाते हैं, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को जो है थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अब याद करो, जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आप उसको हीट देते हो, राइट, और अंदर कुछ भी प्रोसेस होता है, मे बी वो प्रोसेस आइसोबैरिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, आइसेंट्रोपिक हो सकता है या पॉलीट्रोपिक हो सकता है। और वो प्रोसेस होने के बाद वो हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। और वो चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही डिटेल में स्टडी किए थे। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि आपने सिस्टम को एनर्जी दी, बेसिकली आपने हीट एनर्जी दी, और वो हीट एनर्जी जो आपके इक्विवेलेंट वर्क में कन्वर्ट हो गई, और वो वर्क को आप जहाँ भी मतलब आपके एप्लीकेशन है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये मतलब अगर रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ या मैं इन जनरल हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक आइडिया ये नहीं है कि आपने हीट दी और उसको आपने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। रादर हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने हीट दी किसी सिस्टम को और उसने कैसे उसको वर्क में मतलब वो हीट कैसे ट्रांसफर हुई। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, अगर हीट वर्क में कन्वर्ट हुई है दैट मीन्स हीट ट्रांसफर हुई है ना, हीट ने सिस्टम की बाउंड्रीज को क्रॉस की है, तो ये सिस्टम ये हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ, राइट। तो जब आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, ठीक है, आप जब इन डिटेल में कितना भी डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे ना, तो थर्मोडायनेमिक्स आपको ये चीज़ का आंसर कभी नहीं देता कि आपकी हीट जो है वो किस तरीके से वर्क में किस तरीके से मतलब हीट ट्रांसफर होती है, राइट, किस तरीके से आपकी हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह में। आपको थर्मोडायनेमिक्स ये तो बता देता है कि आपकी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, बट वो किस तरीके से वर्क में कन्वर्ट हो रही है, किस तरीके से वो ट्रांसफर हो रही है, वो आपको नहीं बताता, वो आपको थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको नहीं बताता। सेकेंड थिंग कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हम लोग ने हर स्टेट के ऊपर हम लोग स्टेट्स को डिफाइन किया था, और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने हर स्टेट्स को ना इक्विलिब्रियम स्टेट बोला है, राइट, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने टाइम का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया, राइट। तो अगर मुझे ये चीज़ जानना है कि भाई मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे इतने सेकंड्स में या इतने मिनट में या इतने आवर में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, ये चीज़ भी हमको थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। तो अगर मुझे एक्सप्लिसिटली ये स्टडी करना है कि मेरी हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे ट्रांसफर होती है, तो इसके लिए मुझे आना पड़ेगा एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है हीट ट्रांसफर, राइट, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर मतलब बोलते हैं ना, इट इज़ अ साइंस, ये स्टडी है उस चीज़ की जो आपको बताता है कि आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपकी हीट कैसे ट्रांसफर होती है, राइट। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर के जो है वो तीन मोड्स है जो मेनली मतलब जो हीट ट्रांसफर में आते हैं। सबसे पहला मोड जो है वो है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा मोड है कन्वेक्शन, और तीसरा मोड है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सो हमको हमारे सिलेबस के अंदर है ना रेडिएशन को इन डिटेल स्टडी करना है। हम लोग रेडिएशन को देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ और फेरिस ब्लैक बॉडी, और फिर इसी तरीके से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, हम लोग इन डिटेल देखेंगे। कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट जो लोग एंट्रेंस के लिए तैयारी करेंगे JEE नीट के लिए, वहाँ पर कंडक्शन से और कन्वेक्शन से बेसिक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हम लोग बाद में जब हम लोग एंट्रेंस का पार्ट कवर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग रेडिएशन को जो है मोस्टली कवर करने वाले, राइट। बट हमको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि भाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एक्चुअली होता क्या। रेडिएशन तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमको कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में बेसिक आइडिया भी होना चाहिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि कंडक्शन के थ्रू जो है वो हीट किस तरीके से ट्रांसफर होगी। तो इसको मैं आपको एक मतलब बोलते ना एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो ये आपके पास एक मेटल की रॉड है, ठीक है, ये आपके पास एक मेटल की रॉड है, ठीक है। मैं मेटल रॉड इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं ना, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अगर आप कोई ऐसा मटेरियल ले लोगे जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है, तो वहाँ हीट ट्रांसफर पढ़ने का मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमको मेटल रॉड मैंने लिया है बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, इस साइड से ना आपने इसको होल्ड करके रख दिए। जैसे मान लो ये मेटल की रॉड है ना, तो आपने इसको इस तरीके से ऐसा पकड़ के रखे, इस साइड से आपने इसको पकड़ के रख दिए, और जो ये वाला साइड है ना, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मे बी आपने इसको मतलब फायर से ये साइड मतलब इस साइड को आपने फायर को एक्सपोज कर दिया है, या फिर ये साइड को आपने फर्नेस में डाल दिया है। फर्नेस आई एम श्योर आपको मालूम है, जो भट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने मतलब ये साइड को आपने ऐसा पकड़े और ये साइड को आपने फर्नेस में डाल दिए। आप है ना इस रॉड को किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, तो आप रॉड को यूं लेके जा रहे हो ना, आप रॉड को यूं लेके जा रहे हो, आप मतलब रॉड को सिर्फ इस तरीके से पकड़ के रखे हो। आपने ऐसे फर्नेस को ऑन कर दिया है और आप रॉड को इस तरीके से पकड़ के रखे हो। अब
अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों इस वक्त आपको मतलब इस साइड इस वक्त आप इसको पकड़ सकते हो, राइट, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पे आप रॉड को पकड़ सकते हो, क्यों? बिकॉज वो ठंडी है, राइट, इस वक्त आप उसको पकड़ सकते हो। लेकिन कुछ टाइम जब जैसे जैसे टाइम पास होगा तो यहाँ पे हीट जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते होते यहाँ पे आएगी और फाइनली ये मेटल की रॉड यहाँ पे इतनी गर्म हो जाएगी कि आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, राइट। ये चीज़ अगर मैं आपको पूछूं तो आप मुझे बोलोगे यस सर ऐसा बिल्कुल होगा, और ये चीज़ लॉजिकली भी पॉसिबल है और प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ बेटा ऐसा क्यों हो रही है, इसका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन या फिजिकल एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हारे पास है तो वो आपके पास नहीं है, उसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जब आप इसको फर्नेस को जब मतलब आप जब आप इस पार्ट को जब आप फर्नेस में डालोगे तो बेसिकली यहाँ पे फर्नेस के पास क्या है, फर्नेस के पास हीट एनर्जी है, फर्नेस के पास हीट एनर्जी है। तो ये फर्नेस से जो हीट एनर्जी है ना वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। फर्नेस से जो हीट एनर्जी वो यहाँ से ट्रांसफर होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। और जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ हमको क्या बोलता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो लॉजिकल बात है कि फर्नेस से हीट निकल के यहाँ पे मेटल रॉड में हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये जो मेटल रॉड है ना ये बहुत सारे मतलब एटम से बनी हुई है, राइट, बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इसके अंदर मॉलिक्यूल से बनी हुई है, राइट। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं ना इसके जो ये जो मतलब ये इसकी एक्सिस है, ये जो इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर है ना मैं ऐसा मॉलिक्यूल्स को जो अरेंजमेंट है वो देख रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ना, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे इस एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी दूसरी पार्ट में मॉलिक्यूल्स नहीं है, सब जगह मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी है वो इस मतलब इस पर्टिकुलर रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूँ जो इस मेटल रॉड की सेंट्रल लाइन पे, ठीक है, जो इस मेटल रॉड की सेंट्रल लाइन पे। अब होगा क्या, जब आप इसको फर्नेस में डालोगे तो यहाँ से हीट एनर्जी इसको मिलेगी, राइट। और जब आप लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाई पढ़ोगे फिजिक्स 2 के अंदर, वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि एटम्स का है ना एक ग्राउंड स्टेट होता है और एक एक्साइटेड स्टेट होता है, एक ग्राउंड स्टेट होता है और एक एक्साइटेड स्टेट होता है। अगर आपको किसी भी एटम को या किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ग्राउंड स्टेट से उठा के एक्साइटेड स्टेट में डालना है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। यहाँ पे जब उसको एनर्जी दोगे तो ये जो एटम या ये जो मॉलिक्यूल आप कह लो, ये जो ग्राउंड स्टेट में थे अपने, अभी अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। मतलब ये जो अभी मतलब आप ऐसे कह लो जो सोए हुए थे अब ये जाग जाएंगे, अभी एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। और इनके एनर्जाइज होने की वजह से क्या होगा, ये ना अपनी इस सेंटर लाइन के अबाउट, इस सेंटर लाइन के अबाउट इस तरीके से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एटम्स होंगे ना ये इस तरीके से वाइब्रेट होना यूँ शुरू हो जाएंगे, ऊपर नीचे ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये अपनी जगह छोड़ के जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सॉलिड है, ये मेटल रॉड है और मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स में जो होता है या सॉलिड्स में आप ऐसा कह लो कि वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये अपनी जगह छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि इनको एनर्जी मिली है ना तो ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट इस तरीके से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। अब ये वाइब्रेशन की वजह से होगा क्या, ये वाइब्रेशन की वजह से ये जो एनर्जी होगी ना ये इस मॉलिक्यूल से इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। तो ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी लेने के बाद ये फिर अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये वाले मॉलिक्यूल फिर इसको ट्रांसफर करेंगे और मतलब इसी तरीके से क्या होगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। फाइनली यहाँ पे जहाँ पे अपने इस रॉड को पकड़ के रखे हो तो यहाँ पे भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स है ना, तो जो ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस वाले मॉलिक्यूल को जो कि आपके हाथ के एकदम करीब है उनको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली ये पार्ट आपको जो है वो मतलब हीटअप दिखेगा। तो अगर आप ध्यान से समझो बच्चों, हुआ क्या, यहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर एंड रॉड के इस एंड को अपने फर्नेस में डाले, ठीक है, लेकिन आपका ये वाला एंड कुछ टाइम के बाद हीटअप हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो हीट का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। बट ये हीट का ट्रांसफर किस तरीके से हुआ, यहाँ पर आप देखो कि मॉलिक्यूल्स का मोशन मतलब बल्क मोशन नहीं हुआ। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा, एक होता है मोशन और एक होता है बल्क मोशन, ठीक है। एक होता है मोशन और एक होता है बल्क मोशन, ठीक है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के बाद वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का मोशन तो हो रहा है लेकिन ये मॉलिक्यूल खुद उठ के अपनी जगह से दूसरी जगह में नहीं जा रहे, राइट। दैट मीन्स इनका बल्क मोशन नहीं हो रहा है, इनका बल्क मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मोशन हो रहा है। तो ऐसा मतलब अगर मुझे समराइज करना हो मेरे एक्सप्लेनेशन को तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का बल्क मोशन ना हो, ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का बल्क मोशन ना हो लेकिन फिर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट का ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन,
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली जो आपकी हीट थी वो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड जो है वो कंडक्ट हो गई। तो ये है ना आपके कंडक्शन का बेसिक मैकेनिज्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके सिलेबस में बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, JEE में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बट आपको फिर भी बेसिक तो पता होना चाहिए भाई कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, राइट। और आप है ना जब कोई भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ो, चाहे कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, तो हर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस है। तो कंडक्शन के केस में जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, जो हमको कंडक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, तो वो है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। इसको आप जस्ट दिमाग में रख लो कि कंडक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का जो है वो यूज करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्शन के थ्रू किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो अगेन इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पर एक जो है वो एक यूटेंसिल है या वेसल, आप कुछ भी बोल लो, और इसमें ना आपने यहाँ तक वाटर भर दी है, ठीक है, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर है, और इसको आपने स्टोव पे रख दिया है, गैस स्टोव पे रख दिया और इसको आप हीट कर रहे हो, ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हो। तो लॉजिकल बात है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपेयर टू वो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि जो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इस पर्टिकुलर हीट सोर्स के ज़्यादा करीब है। फिर जब आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, राइट। अब हम लोगों को मालूम है कि जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, जब या किसी भी अब ऐसा कह लो कि अब जैसे फ्लूइड है तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे ना डेंसिटी इस पर्टिकुलर वाटर की कम हो जाएगी कंपेयर टू वो वाटर के जो यहाँ पे है, समझे। जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर है ना टॉप सरफेस पे, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर कम है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसके लिए उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, वो हल्के हो जाएंगे, दे विल बी लाइटर। तो हल्के होने की वजह से क्या होगा कि ये मतलब यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लाइटर होंगे ना तो फिर ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। और यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर गए हैं वो इसकी जगह ले लेंगे, ठीक है, वो इसकी जगह ले लेंगे। और यहाँ पे जो उनकी जगह खाली हुई है तो जो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, जो हेवियर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो रिटर्न यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे वो हीट अप होंगे। जिस तरीके से यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स उठ के ऊपर गए थे वैसे ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आके यहाँ पे वो हीट अप होना शुरू हो जाएंगे इसी तरीके से। तो इसलिए आप देखो कि जब आप वाटर को जब आप हीट करने रखते हो तो वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े मतलब जब कंप्लीट बॉइलिंग होती है, कंप्लीट बॉइलिंग होने के बाद वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े बबल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो वो इसी तरीके से होता है, समझे। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स आए तो अगेन ये हीट अप होंगे। तो जब ये हीट होंगे तो यहाँ से ये लाइटर होके फिर ऊपर जाएंगे। फिर जो यहाँ पे ऊपर मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर कुछ कम होगा वो ऊपर से नीचे आएंगे और फिर उनकी जगह ले लेंगे। तो ये ना इस तरीके से एक तरीके से एक साइकिल बन जाएगी, राइट। मतलब जो अगर सिंपल मैकेनिज्म में आपको समझना है तो अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे थे जिनका टेम्परेचर ज़्यादा था वो ऊपर गए लाइट होके और उन्होंने हेवियर मॉलिक्यूल्स की जगह ले लिए और हेवियर मॉलिक्यूल्स ऊपर आके नीचे हीटअप हुए और फिर वो लाइट होके ऊपर चले गए। इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरा रिपीट होते रहता है। ये साइकिल जो है ना वो रिपीट होती रहती है और इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि यहाँ पर सिस्टम के अंदर कन्वेक्शन करंट्स जो है वो सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। करंट मतलब एक्चुअली वो रेजिस्टेंस वाला करंट फ्लो नहीं होता, बट ये एक करंट जो है ना कन्वेक्शन करंट बोलते हैं इसको। कन्वेक्शन करंट यहाँ पे सेटअप हो जाते हैं और फाइनली कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मतलब जब सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी डिफरेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो कन्वेक्शन करंट्स थे ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ही तो थे ना। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम हो गई थी, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी। अगर कुछ टाइम के बाद जब सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर एक हो जाएगा तो डेंसिटी डिफरेंस खत्म। जब डेंसिटी डिफरेंस खत्म होगी तो आपको कन्वेक्शन करंट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये जो मतलब इस प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफर हुआ, अगर आप देखो कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था, यहाँ टेम्परेचर सबसे कम था, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर यहाँ पे हो गया इस तरीके से। तो इस प्रोसेस में जो हीट का जो ट्रांसफर हुआ है ना इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। बट बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है क्या उनका मोशन हुआ? यस, उनका मोशन हुआ। बट क्या उनका बल्क मोशन हुआ? यस, उनका बल्क मोशन हुआ, ठीक है। जैसे कंडक्शन में कैसा हो रहा था, कंडक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे तो वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे थे, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे। बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि पूरे सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर हो तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और ऊपर के मॉलिक्यूल्स को जगह अपनी लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो जगह छोड़ के ये जो जगह लेनी पड़ेगी, दैट मीन्स यहाँ पे बल्क मोशन होगा। तो कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है कि जहाँ पे आपका हीट का ट्रांसफर तो होता है बट किसके थ्रू? बल्क मोशन के थ्रू। तो ये ना बहुत बड़ा डिफरेंस है,
ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कंडक्शन में आपका हीट ट्रांसफर में बल्क मोशन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कन्वेक्शन में आपकी हीट ट्रांसफर में बल्क मोशन भी जो है इन्वॉल्व होता है। और कन्वेक्शन अगेन एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगर कन्वेक्शन का जो बेसिक मतलब अगर मुझे कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है अगर मुझे उसका एनालिसिस करना है तो जो बेसिक मतलब लॉ या जो बेसिक इक्वेशन जो मुझे हेल्पफुल रहता है इस केस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अगेन आप लोगों को पढ़ना तो नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट आप इसको दिमाग में रख सकते हो। अगर आपको MCQ क्वेश्चन है तो आपको आप बोल सकते हो कि हाँ भाई कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो यूज होता है। सो अब हम लोग देखते हैं हमारे लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे जो कि रेडिएशन, ठीक है। और यही वो मोड है जो कि हमको ऑब्वियसली हमारे मतलब सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट अगेन इसका हम लोग ये तीनों मोड्स का जो है बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो रेडिएशन के थ्रू हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं सबसे बेस्ट अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो जैसे सन जो है, सन से जो हीट आती है हमारे पास तो वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, मान लो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और इसके मुकाबले में सन बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली अर्थ के मुकाबले में सन बहुत बड़ा है, राइट, ठीक है। और ये अगर पूरा जैसे मान लो सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बीच में क्या है, मतलब ये सन से आपको हीट आ रही है, ठीक है, एग्रीड। लेकिन सन और अर्थ के बीच में क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब वैक्यूम है, राइट। वैक्यूम में मतलब नो मीडियम, फिर भी आपको हीट ट्रांसफर हो रही है रेडिएशन के, मतलब ये आपको हीट ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो ऐसे केस में जो हीट का ट्रांसफर होता है ना तो उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो कंडक्शन में मैंने आपको एक रॉड के मतलब मेथड से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था, राइट। अब रॉड क्या है, रॉड एक मटेरियल मीडियम है ना, रॉड एक मीडियम है। अगर वो रॉड नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा। हम लोग ने कंडक्शन को स्टडी किया उस रॉड के अलोंग, कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है उसको स्टडी ही किया उस रॉड की मदद से, राइट। तो रॉड जो है वो एक तरीके से मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा था कंडक्शन के केस में। जब हम लोग कन्वेक्शन पढ़ रहे थे तो कन्वेक्शन में मैंने आप लोगों को वो वाटर यूटेंसिल का एग्जांपल दिया। तो अगर वहाँ पे वाटर यूटेंसिल नहीं होता, वाटर नहीं होता, एज अ फ्लूइड नहीं होता, तो फिर कन्वेक्शन करंट्स कैसे सेटअप होते। अगर कन्वेक्शन करंट सेटअप नहीं होते तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर कैसे होता, राइट। यानी अगर वहाँ पे आप चाहते हो कि हीट का ट्रांसफर हो तो वहाँ पे आपको मटेरियल मीडियम चाहिए। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा मतलब मोड है जहाँ पे आपको मेटल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और जैसे हम लोगों ने मतलब ऑप्टिक्स वगैरह में भी हम लोग ने पढ़े वेव थियरी में कि लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। लाइट मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर है, वो सब आपको मालूम है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट कैसी वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव मतलब हमको ये चीज़ पता है कि लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए मेटल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से अगर ये रेडिएशन जो है वो भी बिना मेटल मीडियम के प्रोपेगेट हो रही है, मतलब रेडिएशन के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर भी बिना मेटल मीडियम के प्रोपेगेट हो रहा है, इसका मतलब रेडिएशन भी कैसी वेव्स हो जाएगी, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगी, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जस्ट एक बेसिक मतलब आइडिया हमको मिला कि रेडिएशन क्या है। हम लोगों ने डिटेल में कंडक्शन कन्वेक्शन को भी देखे, रेडिएशन भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और रेडिएशन के मतलब अंदर जो लॉज आने वाले जो कि मतलब हमको रेडिएशन के थ्रू हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है, अगर हमको वो पढ़ना है तो उसके लिए हम लोगों को ये लॉ पढ़ना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अगेन बहुत सारे लॉज आने वाले, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, प्लैंक्स लॉ है, ठीक है, ये सारे अलग अलग लॉज आएंगे। लेकिन जो बेसिक मेन गवर्निंग लॉ है जो हमको ये बताता है कि रेडिएशन के थ्रू कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, वो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बेसिक जस्ट एक ओवरव्यू देखे कि भाई मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब अगर आप जैसा कंडक्शन है तो उसमें कैसे हीट ट्रांसफर होगी, बल्क मोशन उसमें होगा क्या नहीं होगा, और आपको मेटल मीडियम चाहिए। कन्वेक्शन है तो आपका बल्क मोशन भी होगा और आपको मेटल मीडियम भी लगेगा। और रेडिएशन है तो आपको वहाँ पे मेटल मीडियम की जरूरत नहीं है, राइट। तो जस्ट आपको देखना है कि भाई ये हाई टेम्परेचर बॉडी, लो टेम्परेचर बॉडी है और वो किस पर्टिकुलर कंडीशन में वो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पे आप बता दोगे कि इन तीनों में से कौन सा हीट ट्रांसफर का मोड है। अब जब हम लोगों को ये चीज़ पता चल गई है तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि मतलब एक्चुअली हम लोग हमारे रेडिएशन चैप्टर में जाएंगे जो कि है एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी का।